जब भी कभी आपको फ्यूचर में चाहे मेंस का पेपर देने जाओ, एडवांस का पेपर देने जाओ, जब भी कभी आपको जरूरत पड़ेगी भाई हमको सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, फटाक से इसी वीडियो पर आ जाना। किसी भी क्वेश्चन सरफेस के अंदर क्यू इनसाइड अगर आप निकाल पा रहे हो, जोड़ पा रहे हो चार्जेस को, तो सर क्यू इनसाइड बटे एप्सिलॉन और जब नेट फ्लक्स हुआ करता था, मैं यहाँ पे एक चार्ज रख दूं इस जगह पर और यहाँ पे एक कोन टाइप का बता दूं, तो मैं ये बोल सकता हूँ पता पूरी की पूरी बॉडी से कितना फ्लक्स पास करेगा। बोले चार्ज अगर यहाँ रखोगे तो इसकी वजह से इससे इस डिस्क से कितना फ्लक्स पास करेगा। सर ये फ्लक्स की वैल्यू आती थी Q/2 एप्सिलॉन और 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा की चुपचाप वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व करके आंसर निकाल लो। सुकून से पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे और ऐसे पढ़ेंगे कि एडवांस के 60% सवाल 70% सवाल तू इजीली कर ले क्लास नोट्स के दम पे। तो शुरू करते हैं भाई साहब इस सेशन का लास्ट 20 मिनट में पूरे चैप्टर को हम लोग रिवाइज करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और ये 20 मिनट आई होप आपकी जिंदगी के लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे। आगे जब भी कभी आपको रिवीजन करना होगा तुरंत इस सेशन पे आना, सेशन पे आगे तुरंत लिख देना कि भाई साहब लिख भी देना कि लास्ट 20 मिनट इज बेस्ट फॉर द रिवीजन फॉर योर ऑल फॉर्मूलेज। जब भी कभी आपको फ्यूचर में चाहे मेंस का पेपर देने जाओ, एडवांस का पेपर देने जाओ, जब भी कभी आपको जरूरत पड़ेगी भाई हमको सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, फटाक से इसी वीडियो पर आ जाना। स्टार्ट करता हूं मैं सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैट में। सबसे पहले हम लोगों ने चार्ज पकड़ा था क्यू चार्ज की वजह से हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी निकालना सीखा था जिसकी वैल्यू होती है KQ/R²। फिर हमने पकड़ा था भाई साहब, उसके बाद हमने देखा था एक इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिसिटी होती है 2 के λ/R। ठीक, अगर वायर फाइनाइट है, ये रहा सपोज डंडा, सपोज वायर फाइनाइट है, तो मैं आपसे पूछूं यहां पर इलेक्ट्रिसिटी बताओ, इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक इस तरफ और एक ऊपर की तरफ। इस तरफ के कंपोनेंट की वैल्यू आती थी K λ/R sin θ1 प्लस sin θ2, और इस तरफ की जो वैल्यू आती थी उसकी, इस तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी उसकी वैल्यू आती थी K λ/R cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक है भाई साहब, फिर हमने पकड़ा था भाई साहब रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने निकाली थी उसकी वैल्यू आई थी KQ/R² प्लस x² की पावर 3/2। ठीक है, और एक मैक्सिमम कहां पर होती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां पर होती है, बोले R/√2 पर। R/√2 आगे, R/√2 पीछे पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है मेरे भाई, मैक्सिमम होती है। ठीक है सर, ये रिंग वाली कहानी हुई। फिर हमने पकड़ी थी डिस्क की वजह से जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली तो उसकी वैल्यू आती है σ/2 एप्सिलॉन 1 माइनस cos थीटा। खत्म कहानी। और अगर इसको √R² प्लस x² से मल्टीप्लाई कर दोगे तो डिस्क की वजह से आपको पोटेंशियल पता चल जाएगा। ठीक है भाई साहब, फिर उसके बाद हम अलग अलग बॉडी के पास गए थे, जैसे हम गए थे भाई साहब होलो शेल के पास। होलो शेल बोल, थिन शेल बोल, होलो स्फीयर बोल पतला सा, या फिर कंडक्टर बोल, इन सारे केसेस में अंदर इलेक्ट्रिसिटी 0 होती थी और बाहर इलेक्ट्रिसिटी होती थी KQ/r²। सरफेस पे होती थी KQ/R²। फिर हमने पढ़ा था सॉलिड स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी KQ/r² और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी ρr/3 एप्सिलॉन नॉट या फिर KQ/r/r³। ठीक, ये हम लोगों ने सारे फॉर्मूले देखे थे। उसके बाद बीच में हमारी मदद करने के लिए आए थे गॉसले बोलता था E.dA का क्लोज इंटीग्रेशन बराबर Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब किसी भी क्वेश्चन सरफेस के अंदर Q इनसाइड अगर आप निकाल पा रहे हो, जोड़ पा रहे हो चार्जेस को, तो सर Q इनसाइड बटे एप्सिलॉन नॉट जब नेट फ्लक्स हुआ करता था। इसके बाद कुछ फॉर्मूलेस का हमने डेरिवेशन किया था, जैसे कि सॉलिड स्फीयर हो गया, होलो स्फीयर हो गया। उसके बाद फिर हम लोग सपोज अगर सॉलिड स्फीयर के अंदर हमने कैविटी बना दी तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती थी ρ/O1O2/3 एप्सिलॉन नॉट, और जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी वो O1O2 वेक्टर के क्या होती थी, पैरेलल होती थी। तो ये तुम्हारे इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे पैटर्न हो गए। ठीक, अब इसमें बीच में आया था गॉस लॉ के दो तरह के सवाल बना करते थे। कौन से सर, E.ds। सब हम लोग क्या लिखा करते थे सर, नेट फ्लक्स बराबर E.dA बराबर Q इनसाइड बटे एप्सिलॉन नॉट। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, E वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्ज हुआ करता था, Q इनसाइड केवल अंदर वाले चार्ज हम लिया करते थे, बाहर वाले चार्ज की वजह से फ्लक्स नहीं आया करता था। तो इससे फिर हम लोगों ने फ्लक्स वाले सवाल किए थे। बोले कैसे फ्लक्स वाले सवाल किए थे, बोले सपोज मैं ऐसा बोल दूं, सपोज ये स्फीयर है और मैंने यहां पे चार्ज रख दिया, इसकी वजह से बताओ इससे कितना फ्लक्स पास करेगा। बोले आने वाला जितना आ रहा है फ्लक्स उतना ही जा रहा है, चार्ज बाहर है तो भाई साहब नेट फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो यहीं से कुछ उस प्रकार के क्वेश्चन बनते थे जिसमें या तो आपसे किसी बॉडी के थ्रू फ्लक्स पूछा करता था या किसी एरिया के थ्रू फ्लक्स पूछा करता था। वैसे फ्लक्स की डेफिनेशन क्या थी, बोले सर टोटल काउंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉसिंग थ्रू एन एरिया। तो अगर आप किसी एरिया के थ्रू फ्लक्स निकाल रहे हो तो इस्तेमाल करोगे इंटीग्रेशन ऑफ E.dA। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, कॉमन निकाल के बाहर निकाल देगा तो E.dA बन जाएगा, वरना आपको इंटीग्रेशन इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन आप किसी बॉडी के लिए बात कर रहे हो तो आप देखोगे आने वाला फ्लक्स कितना है और जाने वाला फ्लक्स कितना है, दोनों के मैग्नीट्यूड को आप घटा दोगे तो वो नेट फ्लक्स आ जाएगा। उसी नेट फ्लक्स को Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर कर दोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि अंदर कितना चार्ज रखा हुआ है। ठीक है भाई साहब, फ्लक्स के बाद कुछ और सवाल हुआ करते थे। कैसे, बोले सर एग्जांपल के तौर पे मैं यहां पर ऐसा कह दूं, ये देख, ठीक, मैं यहां पे एक चार्ज रख दूं इस जगह पर और यहां पे एक कोन टाइप का बना दूं, तो मैं ये बोल सकता हूं पता पूरी की पूरी बॉडी से कितना फ्लक्स पास करेगा। या इसके सेंटर पे चार्ज रख दूं और यहां पर सपोज ये गॉसियन सरफेस ले लूं, मैं आपसे बोलूं बताओ इससे कितना फ्लक्स पास करेगा। आप बोलोगे सर Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट पास करेगा। कैसा भी गॉसियन सरफेस हो, अगर उसके अंदर चार्ज Q है तो उससे टोटल फ्लक्स जो पास करेगा वो Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट पास करेगा, जहां पर Q इनसाइड की वैल्यू यहां कितनी हो जाएगी, Q हो जाएगी। सेम सवाल आपके क्यूब के बन गए थे कि क्यूब है, क्यूब के सेंटर पे हमने चार्ज रख दिया, सेंटर पे चार्ज रख दिया तो पूरे क्यूब के थ्रू बताओ कितना
कितना फ्लक्स पास करेगा सर, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट पास करेगा। लेकिन वो 6 दीवारों से पास कर रहा था, और 6 दीवारों से पास करने का मतलब हो गया एक दीवार से कितना पास करेगा, बोले सर एक दीवार से पास करेगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो हर ईच एंड एवरी दीवार से क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स पास कर रहा था अगर हमने सेंटर पे चार्ज रख दिया था। तो फिर सवाल आता है कि हमने चार्ज को यहां पे रख दिया, कोने पे रख दिया, तो अगर एक क्यूब में ऐसा ही यहां ज्यूम कर लूं, ऐसे ही यहां ज्यूम कर लूं, ऐसे ही यहां ज्यूम कर लूं, तो अगर मैं कोने पे रखूंगा तो पूरे क्यूब से जो फ्लक्स पास कर रहा था वो क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट कर रहा था, जिसमें 3 फेज से 0 हो गया था। वो 3 दीवारें जो उस चार्ज से कनेक्टेड थी उनसे कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा। बाकी 3 दीवारों पर ये क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट 3 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। इसका मतलब क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट बाकी 3 दीवारों से फ्लक्स हमारा पास करेगा। उसी प्रकार से अगर आप सपोज एच पे रख दोगे, जो आपने डाउट पूछा था उस पर एच पे रखोगे तो क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट पास करेगा। खत्म कहानी। ये तो हो गए आपके फ्लक्स वाली चीज। इसमें फिर एडवांस लेवल के सवाल रो के साथ खेला जाता है। कभी कभी उसने बोला कि सॉलिड स्फीयर है लेकिन उसका रो की डेंसिटी चेंज कर दी, सब रो बराबर रो नोट आर कर दिया। तो यहां बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं। जैसे पहला सवाल, बोले भैया हमको बता दो टोटल चार्ज कितना होगा। टोटल चार्ज का स्टेटमेंट जाता है सर रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर। दूसरा स्टेटमेंट जाता है कि बताओ गोले के भारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। बोले भैया के क्यू बाई आर होगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर होगी। खत्म कारी। जहां पर क्यू क्या हो जाएगा, बोले क्यू क्यू टोटल हो जाएगा। टोटल चार्ज लिख दो, गोले के बारे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, के क्यू बाई कैपिटल के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर मैं ऐसा बोल दूं, भले ही इसके अंदर नॉन यूनिफॉर्म रो बराबर रो नोट आर मैंने चार्ज भर दिया हो, मैं यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूंगा आप सीधा बोलोगे सर क्यू टोटल निकाल लो, के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। फिर अगर गोले के अंदर सपोज वहां पर पूछे तो हमारा स्टेटमेंट जाता था ई डॉट डीएस मतलब ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर बराबर रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डॉट डी आर का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू स्मॉल आर बटे एप्सिलॉन नॉट। यहां से सॉल्व करके हम अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। तो गॉस लॉ की मदद से काफी बढ़िया बढ़िया सवाल हम लोगों ने वहां पर देखे थे। तो ये पोर्शन जाता था आपका शुरू में। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये था कि भाई साहब अगर मैं किसी क्यू चार्ज को यहां पे रख देता हूं इस जगह पे तो उससे कितना फ्लक्स पास करेगा। इससे ये सवाल जेईई एडवांस में 2024 में आया था। इसका मतलब तू लिख के लिख ले, ये 2025 में डेफिनेटली आएगा, लेकिन जेईई मेंस में आएगा। मेंस में आएगा पक्का, एडवांस में तो नहीं आने वाला क्योंकि एक बार रिपीट हो गया। बोले चार्ज अगर यहां रखोगे तो इसकी वजह से इससे इस डिस्क से कितना फ्लक्स पास करेगा। सर ये फ्लक्स की वैल्यू आती थी क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा की चुपचाप वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व करके आंसर निकाल लो। फिर हम लोग मूव कर रहे थे भाई साहब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर। सर 2 पॉइंट चार्ज Q1 Q2 अगर R सेपरेशन दूरी पर है तो पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है मेरे भाई, K Q1 Q2 बाई R होती है। सर पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। सर इसका रिलेशन होता है सर E बराबर क्या होता है, सर dB बराबर होता है माइनस E डॉट डी आर। खत्म कहानी। इसका मतलब जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया तो E डॉट डी आर 0 हो गया। इसका मतलब dB 0 हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल तुम्हारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है इसका मतलब याद रखना पोटेंशियल आपका क्या रहना है मेरे भाई, कांस्टेंट रहना है। नेक्स्ट सर इसके बाद हमने हर बंदे के पोटेंशियल निकालना सीखे। जैसे पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल निकालना, के क्यू बाई आर आ गया। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, हमने इनफाइनाइट वायर की वजह से पोटेंशियल तो नहीं निकाला लेकिन दो बिंदु के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाला। उसकी वैल्यू कितनी आई थी सर 2k लैम्डा ln r2 बाई r1, जिस पर जी एडवांस वालों ने सवाल पूछा था। उसके बाद सर इनफाइनाइट वायर, सर अगर हम लोग इनफाइनाइट शीट की वजह से निकालेंगे तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू r2 माइनस r1। और यहां पर एक चीज और देखी थी कि सर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में अगर आप d डिस्टेंस दौड़ोगे तो पोटेंशियल E इंटू डी आपका कम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाओगे तो पोटेंशियल E इंटू डी आपका बढ़ जाएगा। ये पार्ट हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने पोटेंशियल की और वैल्यू निकाली। जैसे मैं बोलूं होलो स्फीयर, होलो शेल, ये वाला जो होलो शेल है तो इसके अंदर इसके बाहर सबसे पहले बाहर बात कर लेते हैं। बाहर पोटेंशियल कितना होता है, बोले के क्यू बाई स्मॉल आर होता है। सरफेस पे कितना होता है, बोले के क्यू बाई कैपिटल आर होता है। अंदर कितना होता है, बोले के क्यू बटे रेडियस वाला आर होता है। सेम कंडीशन फॉर द कंडक्टर्स आता है। उसी प्रकार से अगर ये सॉलिड होता तो सॉलिड के बाहर पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बटे स्मॉल आर होता है। सरफेस पे के क्यू बटे कैपिटल आर होता है। लेकिन गोले के अंदर घुसोगे तो चुड़ैल मिल जाएगी। चुड़ैल मिलेगी मतलब के क्यू बटे 2r क्यू 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये तुम्हारा अंदर पोटेंशियल हो गया। और इसमें एक छोटी सी गलती हो जाती है अक्सर बच्चों से कि सेंटर पे पोटेंशियल 0 नहीं होता है। सेंटर पे पोटेंशियल निकालने के लिए आपको इस चुड़ैल वाले फॉर्मूले में r की वैल्यू 0 पुट करोगे तो सेंटर का पोटेंशियल निकल के आता था 3/2 के क्यू बाई आर। दैट मींस इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता था, अंदर ऐसा डाउनवर्ड पैराबोला जिसका a नेगेटिव है और उसके बाद 1/r के प्रोपोर्शनल हो जाता था। इसके बाद फिर इस प्रकार का ग्राफ बन जाता था। समझ में आ रही बात। तो ये चीज हम लोगों ने देखी। फिर रिंग की वजह से देखा था भाई साहब। रिंग की वजह से अगर मैं बात करूं, रिंग की वजह से पोटेंशियल देखेंगे तो उसका फॉर्मूला आया था के क्यू बटे अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर मैं डिस्क ले लूंगा तो डिस्क की वजह से जो पोटेंशियल का फॉर्मूला आया था किसी एक्स डिस्टेंस दूरी पर, वो आया था के क्यू बटे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा इनटू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको याद करने का तरीका क्या था, डिस्क की वजह से बस तू इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद कर ले बस, खत्म। जो कि कितना होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा
इंटू 1 माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, दिस इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? फिर अगले पार्ट की तरफ होंगे, इसका नाम था डाइपोल। डाइपोल में हम लोगों ने देखा था कि भाई साहब अगर ये सपोज डाइपोल है सर, इसकी वैल्यू होती है क्यू इंटू एल, जहां पर एल हो जाएगा ये वाला सेपरेशन। और अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा भाई साहब यहां पर बताओ डाइपोल पे एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, तो पहले तो शॉर्ट होना चाहिए। अगर ये शॉर्ट डाइपोल है और मैं आपसे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूंगा, तो आप बोलोगे सर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 2 kp बटे आर क्यू। सर जिधर डाइपोल है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये आप गलती कर रहे थे, आप आगे से मत करना। सर जिधर डाइपोल होता है एक्सिस पर, उधर ही उसी दिशा में हमारी क्या होती है मेरे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अगर मैं डाइपोल आगे बोलूंगा तो इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगी, आगे हो जाएगी। इक्वेटोरियल पर अपोजिट डायरेक्शन में होती है, कितनी होती है सर, केपी बटे आर क्यू। किसी जनरल पॉइंट पर अगर आपसे पूछा जाएगा तो दोनों का जब रिजल्टेंट हमने निकाला था वो निकल गया था केपी बटे आर क्यू अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ये किसी जनरल पॉइंट का हमारा क्या गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया था। इक्वेटोरियल पॉइंट पर कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, केपी बटे आर क्यू। एक्सिस पर कितनी होती है 2 kp बटे आर क्यू। जनरल पॉइंट पे कितनी होती है केपी बटे आर क्यू अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। और अगर मैं आपसे पोटेंशियल पूछूं, इक्वेटोरियल पर हर पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन जनरल पॉइंट का मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला बोल दिया था, मैंने डायरेक्टली उसको याद रख लो, क्या के पी डॉट आर बटे आर क्यू। तो हमारी बात ठीक है सर। फिर हमने देखा था कि डाइपोल को अगर हम सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो उस पर नेट फोर्स 0 होता है, टॉर्क लगता है पी क्रॉस सी। जब टॉर्क पी क्रॉस सी होता है तो इसका मतलब ये जो टॉर्क लगा ये चाहता है डाइपोल को अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में लाना। सर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आगे है ना तो डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आगे है तो उस पर टॉर्क लगेगा। डाइपोल सपोज मैंने रख दिया इस प्रकार से और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आगे की तरफ है, तो टॉर्क कितना हो जाएगा, बोले टॉर्क बराबर हो जाएगा सर पी क्रॉस सी मतलब पी साइन थीटा। सर दोनों पैरेलल है तो थीटा 0 हो गया, तो टॉर्क भी 0 हो गया। इसका मतलब कोई ऐसा बोले कि डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखे तो डेफिनेटली टॉर्क लगेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं, लग भी सकता है नहीं भी लग सकता। बोले ठीक है सर। अब अगर मैं डाइपोल को सपोज मैंने ऐसे थीटा की रोटेट कर दिया तो अब इस पर टॉर्क लगेगा पी क्रॉस पी साइन थीटा। और जैसे मैं इसको छोड़ूंगा ये टॉर्क चाहेगा कि डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में आए, दैट मीन जैसे मैं इसको छोड़ूंगा फिर ये ऐसे 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 क्या करेगा, ऑसिलेशन करेगा। और अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो आप सीधा बोलोगे अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो इसका मतलब इसका टाइम पीरियड निकल के आता था टी बराबर 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन पीई। जे इमेज में पक्का इस पे सवाल आना ही आना है, तू देख लेना इस साल। बोले ठीक है सर। फिर डाइपोल को जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा तो उस पर टॉर्क लगा पी क्रॉस और सिस्टम की पोटेंशियल यही माइनस पी डॉट। ये दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, पी क्रॉस और माइनस पी डॉट। माइनस पी डॉट हमारा काम आ गया था दो तरह के सवालों में, पहला कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के सवालों में, दूसरा अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी, सपोज ई बराबर दे दिया 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, इस टाइप का जो मैंने आज फंक्शन दिया। सपोज मैं ऐसा बोल दूं इलेक्ट्रिक फील्ड है 3x स्क्वायर आई कैप प्लस 4y स्क्वायर जे कैप, ऐसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे दूं। मैं कह दूं भाई साहब अब किसी जगह पे मैंने डाइपोल लग दिया तो बता दे भाई साहब डाइपोल लग दिया तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो इस सवालों के लिए ये काम ये तरीका बहुत अच्छा होता है। बोले कौन सा तरीका, बोले अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइपोल मोमेंट दे दिया तो पहले पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, माइनस पी डॉट ई, और उसको डिफरेंशिएट कर दो माइनस लगा के, जो हम लोगों ने पावर एनर्जी में पढ़ा था कि F बराबर होता है माइनस डी बाई डी आर। तो वहां से फिर आप फोर्स निकाल सकते हो। इस पे सवाल नहीं पूछे गए हैं, है तो केवल एडवांस के लिए, मेंस वाला नहीं पूछा गया है। इसमें बस एक लाइन और याद रखिएगा कि डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे फोर्स 0 होगा, टॉर्क 0 भी हो सकता है, नॉन 0 भी हो सकता है। लेकिन डाइपोल को अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे तो कुछ भी हो सकता है, दोनों 0 भी हो सकते हैं, दोनों नॉन 0 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बस केवल इतना लाइन याद रखना कि सब कुछ भी हो सकता है। फिर हम लोगों ने कंडक्टर पढ़ा था। कंडक्टर सपोज स्फेरिकल कंडक्टर है, क्यू चार्ज दोगे तो सर वो स्फेरिकल स्फीयर के सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, वैसे के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगी। फिर हमने कंडक्टर में और चीजें पढ़ी थी कि कंडक्टर भाई साहब बेसिकली होता क्या है, बोले जहां मटेरियल भरा हुआ है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होनी है। व्हाटएवर चार्जेस गिवन टू द कंडक्टर सारा का सारा कहां पर आ जाता है, सारा का सारा सरफेस पे आ जाएगा। बस याद ये रखना कि जहां मटेरियल भरा पड़ा है वहां हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे क्या होनी है, 0 होनी है। जितना भी चार्ज होगे वो सारा का सारा सरफेस पे आ जाता है। कंडक्टर के जो सरफेस होते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कंडक्टर के परपेंडिकुलरली आती है और परपेंडिकुलरली जाती है। फिर कंडक्टर हमने देखा भाई साहब एक कंडक्टर है और उसके बाहर एक दूसरा और रख दिया और किसी को चार्ज दे दिया, तो इसमें याद रखना कि भाई साहब किस प्रकार से सेटिंग करनी है, जैसे मैंने आज बताया था। सपोज एक चार्ज यहां पे रख दूं मैं पॉइंट चार्ज और इसके बाहर एक कंडक्टर ले लूं, तो इस पे चार्ज अगर प्लस क्यू है तो उसके सामने वाली बाउंड्री पे माइनस क्यू आ जाएगा और उसके बाद आप सेटिंग कर सकते हो। और अगर मैं ऐसा बोल दूं कि भाई साहब हमारे सामने कि बहुत सारी पैरेलल शीट है और हमने चार्ज दे दिया उनको, कंडक्टिंग शीट है, पैरेलल शीट है, हमने उनको चार्ज दे दिया और जैसे हम उनको चार्ज दे देंगे तो सारे चार्ज को जोड़ो, आउटर सरफेस पे आधा करके बैठा दो और बाकी सबको उसके बाद सेटिंग कर दो। और फिर सपोज कोई एक बहुत बड़ा कंडक्टर है, उसके जस्ट बाहर अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो तो उसके जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बेसिकली इस तरह की जो है काफी हद तक मैंने सारी बातें बता दी। और एक और इंपॉर्टेंट चीज जो भूल ही गया हूं, जो अक्सर सवाल गलत कर रहा है कि सर यहां पर एक चार्ज Q1 है, यहां पर एक चार्ज Q2 है, Q1 ने Q2 पे कितना फोर्स लगाया सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सर ये K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर ये फोर्स लगाया। अगर इस पूरे सिस्टम को पानी के अंदर डुबो देते हैं हम लोग, तो अगर एग्जाम वाला ये वर्ड इस्तेमाल करे कि व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन देम, इसका मतलब हम ये समझ जाएंगे कि उनके बीच का जो भी फोर्स होगा वो K टाइम्स कम हो जाएगा, where K is a dielectric constant. I hope
ठीक है, आपको पिछले 15-20 मिनट में ध्यान से सुनना, जब भी कभी सुनो चाहो तो 0.75x से सुन लेना, इतने में ही आपके सारे के सारे पोर्शन जो भी हैं यहां पर बनके तैयार हो जाएंगे। तो बाकी मिलते हैं बेटा कल की क्लास में। क्लियर है? तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, सब अपना ध्यान रखिएगा। और अगर ये सेशन समझ में आ गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रहिए, जुड़े रहिए, और अगर सारी बातें समझ में आ गई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी, टेक केयर।